जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में इस बार हुबहू देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आज के इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो कि सिलेक्टेड है एवं टारगेट पर है, जो कि आपको सिलेक्शन दिला कर रहेगा। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, मगध साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। यह जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। मगध साम्राज्य का वह कौन सा शासक था साथियों जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, शिशुनाग को लॉक करोगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो शिशुनाग को कहा जाता है। यानी शिशुनाग वंश एक अलग है, उसका स्थापना किसने किया था, शिशुनाग ने किया था। यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। या यहाँ से यह भी सवाल कि कौन सा शासक था जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो शिशुनाग ने बनाया था। या यहाँ से सवाल आता है कि पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली किसने बनाया था, तो शिशुनाग ने बनाया था। मतलब पहले राजधानी पाटलिपुत्र था, इसने राजधानी वैशाली बनाया था शिशुनाग ने। अब जो आने वाले सवाल है साथियों, यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे वही सवाल आपको करवाते हैं, ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों फर्स्ट ऑप्शन की, यानी बिंबिसार की बात करेंगे साथियों, तो बिंबिसार से आपके सवाल में आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, यहाँ से यही सवाल सबसे पहले बनेगा। हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार है, आप याद रखोगे, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था, आप याद रखोगे साथियों, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था, आप याद रखोगे। और इसने अपनी राजधानी राजगीर बनाया था। इसने अपना राजधानी कहां बनाया था साथियों, राजगीर में बनाया था। आपके एग्जाम में पूछेगा मगध साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी राजगीर बनाया था, तो यह बिंबिसार को हम लोग सही करेंगे, ठीक है ना। यह हर्यक वंश का संस्थापक है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को कवर करते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। आज के इस वीडियो में महा टॉप लेवल के सवाल को आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में इसी लेवल का सवाल आप देखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये वाला जो सवाल है साथियों, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूँ, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता किया था। मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय कौन सा जिला का जो जमींदार था वह अंग्रेजों का मदद किया था। आपका जवाब बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जिला का नाम दिया है साथियों, आप याद रखोगे, ठीक है। हथुआ जिला है, पंडौल जिला है, बेतिया जिला। यानी यहाँ के सभी जमींदार अंग्रेजों की सहायता किए थे, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब सभी जिला, ये तीन नाम जो देख रहे हैं, यहाँ के सभी जिला के जो जमींदार थे अंग्रेजों का क्या किए थे, सहायता किए थे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से ये सवाल बनता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का आंदोलन किसने किया था, ये पूछा जाता है। बिहार में 1857 का आंदोलन किसने किया था, आप बिल्कुल सही करोगे, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था साथियों, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अब यहाँ पर हम अगर बात करें ऑप्शन ए की, हथुआ का, तो हथुआ से क्या प्रश्न बन सकता है साथियों, आप याद रखिएगा। ये क्या करता था कि जो यहाँ के जमींदार थे वो अंग्रेजों को खुफिया जानकारी देता था। जो हथुआ के जमींदार थे साथियों, 1857 की क्रांति में खुफिया जानकारी अंग्रेज को देते थे। आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और यहाँ से सवाल और बनता है कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू किया गया था। आप क्या सही करोगे साथियों, यह मेरठ से शुरू किया गया था। ये आपका कहां से शुरू किया गया था, मेरठ से, आप याद रखोगे। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहां से शुरू किया गया था, मेरठ से किया गया था, आप याद रखोगे। चलिएगा अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि मैं आपको कई बार करवा चुका हूं कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया। मतलब किस अनुच्छेद के तहत आपका ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही करोगे साथियों। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। आप ऑप्शन बी बिल्कुल सही करोगे साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं लिख कर देता हूँ साथियों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो, आधा से ज्यादा प्रश्न यहीं से हुबहू देखने
देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 में, आप याद रखोगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें साथियों तो आप याद रखेंगे, इसको संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में पूछेगा। संविधान का आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को कहते हैं साथियों, आप याद रखिएगा। संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगर अनुच्छेद 44 की बात करेंगे साथियों तो यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है, आप याद रखोगे, ठीक है। अगर अनुच्छेद 51 की बात करेंगे साथियों तो अनुच्छेद 51 में शांति को बढ़ावा देना है। किस अनुच्छेद में शांति को बढ़ावा देना है साथियों? अनुच्छेद 51 में, आप याद रखोगे। यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे साथियों मैं आपको वो करवा दिया हूँ। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का दिया गया है। अनुच्छेद 51 में शांति को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप क्लियर कर लोगे, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाल ही फिलहाल में आपका जो लुसेंट का किताब है उसका प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। डेली आपका लुसेंट का इधर क्लास चलेगा, जो कि जो भी तैयारी आप करते हैं, रेलवे ग्रुप डी, एससी जीडी, बीएससी, जो भी तैयारी आप करते हैं साथियों, सभी में आपका लुसेंट देता है, एकदम सब एग्जाम को आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। आधा से ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो यही वाला किताब हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा कब से स्टार्ट करें, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था साथियों, हम बताइएगा। 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बिल्कुल सही करोगे, 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 52वां जो संशोधन हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर बात करेगा आपके एग्जाम में कि भारत में टोटल अभी कितने अनुसूची हैं, तो पहले 8 था, लेकिन फिलहाल में भी 12 अनुसूची है। अभी वर्तमान भारत में कितने अनुसूची है साथियों? आप याद रखोगे, 12 अनुसूची है। अब जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो 10वीं अनुसूची में आखिर आता है क्या? जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो आप क्या सही करोगे? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है, आप याद रखोगे। दल बदल कानून से संबंधित है, आप याद रखोगे। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है साथियों? दल बदल कानून से संबंधित है, आप याद रखोगे। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगर इसमें और भी बात करें, 42वां संशोधन की बात करेंगे, तो 42वां संशोधन से क्या सवाल बनेगा साथियों? किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान को छोटा संविधान कहा जाता है? तो 42वां संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। यह सवाल बनता है कि 42वां संशोधन कब लागू किया गया था साथियों? 1976 में लागू किया गया था। 42वां संशोधन कब शुरुआत हुआ था? 1946 में, 1976 में हुआ था। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो भी हो हम आपको सहायता करें, ठीक है ना। अगर कुछ दिक्कत है क्लास में वो भी बताइएगा, अगर नहीं दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम सुधार कर पाए अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 44 की बात करेंगे साथियों, तो अनुच्छेद 44 में क्या हो जाएगा? इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किस किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार दिया गया है? तो 44वां संशोधन के तहत। हालांकि 52वां संशोधन आपको बता दें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 61वां संशोधन में क्या हुआ था साथियों? 61वां संशोधन में हुआ था कि मतदान, जो वोट देने का आयु 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संशोधन के तहत कर दिया गया। आप याद रखोगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है ना। 61वां संशोधन के तहत वोट देने का आयु 21 वर्ष पहले था, लेकिन इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। एक कॉपी पर अगर नोट कर लेते हैं साथियों तो आपको बहुत ही फायदा करेगा सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी जो हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलता है? ऐसी कौन सा नदी है जो हिमालय की महाभारत एक श्रेणी है वहां से निकलता है, जो कि बिहार में प्रवाहित होती है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ये बागमती नदी है। कौन सा नदी है साथियों? बागमती नदी है। एक कौन सी नदी है? बागमती। ये नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलता है साथियों। ये कहाँ से निकलता है? नेपाल के
याद रखिएगा, यह नेपाल के हिमालय के महाभारत एक श्रेणी है, वहां से ये निकलता है, आप याद रखोगे, ठीक है। और ये बिहार में कहाँ में प्रवेश करता है, तो सीतामढ़ी में प्रवेश करता है, आप याद रखोगे। ये नदी बिहार में, जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, आप याद रखोगे, ठीक है। अब कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी से क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा साथियों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। यह नेपाल के गोसाई थान से निकला, ये भी नदी जो है कहाँ से निकला है, ये भी नदी आपका नेपाल के गोसाई थान से निकला है, ठीक है साथियों। अगर गंडक नदी से सवाल बनेगा तो क्या बनेगा साथियों, आप याद रखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश को कौन सा नदी अलग करता है, ऐसे भी सवाल बन सकता है। या सीमा कौन सा बनाता है, तो गंडक नदी बनाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा कौन सा नदी बनाता है साथियों, आप याद करोगे, गंडक नदी बनाता है। आप याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कमला से क्या प्रश्न बन सकता है कि मिथिला क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, तो कमला नदी को माने जाते हैं। मिथिला क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी, जो भी मिथिला क्षेत्र के लोग होंगे उनको पता होगा कमला नदी के बारे में। तो एक बार कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं साथियों, एक बार कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मतलब कोयला आपका टोटल 4 प्रकार के होता है, कोयला आपका कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। यहाँ पर चारों का नाम दिया हुआ है साथियों। तो सबसे ज्यादा किस में कार्बन की मात्रा होता है, जिसमें ज्यादा कार्बन की मात्रा होगा वो तुरंत जल, मतलब उसमें एकदम सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोयला की मात्रा होता है, ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला किसे कहा जाता है, एंथ्रासाइट। मतलब कोयला के आधार पर, कोयला मतलब खराब अच्छा, इसके आधार पर 4 प्रकार के होता है। तो एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है साथियों, जो कि भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसमें 90% कार्बन होता है, इसमें 90% क्या होता है, कार्बन होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, यह धुआं नहीं देता है, ठीक है ना। यह कोयला जो रहता है यह धुआं नहीं देगा और अधिक ऊष्मा भी प्रदान करेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर लिग्नाइट की बात करेंगे साथियों, तो यह भी कोयले का ही किस्म है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ब्राउन कोल किसे कहा जाता है, आप याद रखोगे, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगर बिटुमिनस की बात करेंगे साथियों, तो यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला है और इसका ही उपयोग भारत में किया जाता है। जो भी आप कोयला देखे होंगे अपने आसपास क्षेत्र में या आप घर पर लाए होंगे, तो आप यही कोयला को लाए होंगे बिटुमिनस, क्योंकि यही भारत में प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है, पीट होता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है साथियों, पीट होता है, जिसको मतलब जलाएंगे तो वो उष्मा नहीं देगा, वो सिर्फ धुआं उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, धुआं। कोयले के निर्माण में जो पहली अवस्था होती है, जैसे में कोयला जब बनता है तो जो पहला अवस्था होता है उसी को पीट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, पीट कहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, देखिएगा मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप क्या सही करोगे साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह दूरी का इकाई है। बी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों, यह दूरी का है, आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी का है। अब अगर हम बात करें समय का साथियों, तो समय से क्या प्रश्न बनेगा, बहुत सारे प्रश्न बनता है साथियों, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता से क्या प्रश्न बनेगा, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। या प्रकाश की तीव्रता भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से पूछेगा वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड वेग का एसआई मात्रक होता है, आप याद रखना। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार पाया जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। डी ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का भंडार पाया जाता है वो कहाँ में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर हम
बात करें अभी फिलहाल में थोरियम का। थोरियम सबसे प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? केरल में। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ में? केरल में। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ में? केरल में, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है साथियों? तो झारखंड में। और इसे यूरेनियम का खान भी कहा जाता है। यूरेनियम का खान कहाँ है साथियों? झारखंड के जादूगोड़ा में है, ठीक है ना? याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, 1925 में आपको काकोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ था 1925 में। अगर पूरी डेट की बात करेंगे साथियों तो 9 अप्रैल 1925 में। 9 अप्रैल 1925 में आप याद रखोगे। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो भी क्रांतिकारी थे साथियों, वो लखनऊ के पास एक काकोरी जगह है, ठीक है ना? लखनऊ में काकोरी एक जगह है जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था, तो उसी ट्रेन को लूट लिया गया था, तो उसी को काकोरी ट्रेन भी कहा जाता है। काकोरी ट्रेन कांड भी कहा जाता है, ठीक है? आप याद रखोगे। चलिए, अगर बात करें 1922 ईस्वी को साथियों तो इसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। चौरी चौरी कांड आपका कब हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था? 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, आप याद रखिएगा। और यह सहयोग आंदोलन हो रहा था, तो उसी के कारण में ये आंदोलन हो गया था 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना? चलिए, अगर बात करें साथियों 1928 का, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था, आप याद रखोगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। या दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है ना? चलिए, 10 नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है साथियों जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है ना? याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है 1 किलोमीटर के दायरे में कितना व्यक्ति रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है? तो शिवहर में 1 किलोमीटर में समझ सकते हैं 1880 व्यक्ति रहते हैं, 2011 डाटा डाटा के अनुसार। अभी तो फिलहाल बहुत सारा हो गया होगा, ठीक है? 1 किलोमीटर में समझ सकते हैं, 1 किलोमीटर का दायरा ज्यादा नहीं होता है साथियों, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? 1 किलोमीटर आप अपने अनुभव से देखिए, 1880 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। तो आप याद रख सकते हैं, शिवहर का यही जनसंख्या घनत्व है। अगर बात करें साथियों, बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना का, ठीक है ना? आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, किससे मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दरभंगा को मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। मखाना उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है? दरभंगा को। लिच्छवी की राजधानी कहाँ है साथियों? वैशाली। ये सारे याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, उसमें कौन भाग लेता है साथियों? तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य उसमें भाग लेता है। संसद के दोनों सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें साथियों इसमें कि उपराष्ट्रपति, ये जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपके एग्जाम में पूछेगा उपराष्ट्रपति के बारे में संबंधित प्रश्न। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना? चलिए, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है साथियों? अब क्या सही करोगे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ में होता है साथियों? यकृत में होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ में होता है? यकृत में होता है, आप याद रखोगे। यकृत, या इसी को क्या बोला जाता है साथियों? लिवर बोला जाता है, ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आप क्या सही करोगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, आप याद रखोगे। और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाता है? तो वह अग्नाशय हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाता है? तो वो अग्नाशय हो जाता है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 13 नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका जवाब आना चाहिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। बी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। फॉर्मूला इसने क्या दिया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर। फॉर्मूला किसने दिया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए,
अगर आइजैक न्यूटन की बात करेंगे साथियों तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था साथियों? आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। बिजली के बल्ब जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो निल्स बोर ने किया था। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस बार के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी साथियों? आप क्या सही करोगे? किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? आप बिल्कुल सही करोगे, बलबन। बलबन जो था क्या था? रक्त एवं लौह की नीति को क्या अपनाया था? अपनाया था। ठीक है ना? चलिए। और यहाँ से पूछेगा कि गुलाम दल का स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। गुलाम दल का स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आप याद रखोगे, ठीक है ना? चलिए। 15 नंबर सवाल क्या है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आप बिल्कुल सही करोगे, बरूद्दीन तैयबीज था। कौन था? बरूद्दीन तैयबीज था। आप याद रखिएगा। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ये भी आप याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री भारत के प्रथम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है ना? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरूद्दीन तैयबी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1875 में हुआ था। ठीक है ना? आप याद रखोगे। और यहाँ से तो अब सवाल बनेगा नहीं। चलिए। अगला नंबर सवाल है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? आप क्या सही करोगे साथियों? बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब से शुरू हुआ था? 1954 से। कब से शुरू हुआ था? 1954 से। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। ठीक है ना? बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1954 में शुरू हुआ था। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। इसे बाढ़ नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था एवं कृषि करने के लिए भी बनाया गया था। ठीक है। 1950 की बात करेंगे तो यहाँ से सवाल बनता है कि भारत में योजना आयोग कब गठन हुआ था? कब गठन हुआ था? तो 1950 में। ठीक है ना? याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? वो तो 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ठीक है ना? आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए। 17 नंबर आपका सवाल है साथियों, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? बताइएगा। ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। आप याद रखोगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? समताप मंडल में। बी ऑप्शन आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल राइट करोगे। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में है? तो समताप मंडल में है। आप याद रखोगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं साथियों? क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है ना? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बाह मंडल कहते हैं। आप याद रखिएगा। चलिए। 18 नंबर सवाल को देखते हैं साथियों। भारत में जीएसटी लागू करने का पहला राज्य कौन सा बना था? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था साथियों? वह आपका असम बना था। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आप याद रखोगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है ना? चलिए। अगला नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपको कई बार बता चुके हैं। तो 19 नंबर का सवाल, आपका जवाब मतलब जवाब कहाँ आना चाहिए? कमेंट में आना चाहिए। ठीक है। हालांकि आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता दें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से तो आपको बता दी है, स्कर्वी बीमारी रोग होता है। ठीक है ना? विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता में होता है। अब आप समझकर आंसर बता दीजिए। ठीक है। चलिए। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। पूरी डेट की बात करेंगे तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय का क्या हुआ था साथियों? स्थापना हुआ था। अगर 1912 की बात करें तो 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना था। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। आप याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा साथियों, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आप क्या सही करोगे? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह हुआ है वरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? वरुण। और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए।
इससे संबंधित और भी प्रश्न देख लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को, भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, या गुलाबी ग्रह मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल शासक ने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है साथियों? गोपाल। आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। देवपाल से संबंधित क्या प्रश्न बनेगा? इसने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाया था। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा वह कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था, तो आप देवपाल सही करोगे, ठीक है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। अगला नंबर सवाल को देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है ना। चलिए, 25 नंबर सवाल है साथियों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का आत्मघात का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम अभी 50 प्रश्न लिए थे साथियों, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे समाप्त करना पड़ा, ठीक है। आप प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, 50 हमने प्रश्न लिया था, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसको कवर करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते ताकि आप लोग इतना नहीं देखते, लंबा वीडियो और नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो साथ में अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, स्कोर बता दीजिए, और जाते जाते टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, उधर जाकर सर्च मारे उम्मा जी का ट्रिक, उधर मेरा चैनल आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, उधर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए